ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आगे हैं तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। थोड़ा सा एक दो एमसीक्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो एक रीकैप को सपोर्टिंग वे में लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जहाँ से लास्ट हमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जी। मदीहा बेटा, क्वेश्चन आपका तो करें। जी सर, मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस समझ नहीं आया था। ठीक है, अभी मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं एक बार फिर इस चीज को गाइड कर दूंगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर? सर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर भी। ओके, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको इशू हुआ, ठीक है। जी अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं वो चीज आपके साथ डिस्कस कर लूंगा जी। एनी अदर जी? सादला सर, आपने सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया था कि जो वो क्या होता, सर ने बताया कि आपने कहा एक एक्सेस में हो तो रिएक्शन सूडो ऑर्डर होगा जी, लेकिन एलएमएस पे सर ने कहा था कि वेरी लार्ज एक्सेस में हो तो रिएक्शन सूडो ऑर्डर होगा। ठीक है। हाँ, उसका मतलब यही है, लार्ज एक्सेस मीन वेरी लार्ज एक्सेस, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन से उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सर अगर उसने कहा अगर सिर्फ एक्सेस में हो तो फिर फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। हाँ, लेकिन अगर लार्ज एक्सेस में होगा ना, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी होगी, तो फिर यानी वो नेग्लिजिबल उसकी चेंज आएगी, तो फिर हम उसको सूडो कंसीडर करते हैं, ठीक है। सर आपने एमसीक्यूज करवाया था वियर ए, सर जब आपने व्हेन ए कंसंट्रेशन इज एक्सेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपने करेक्ट ऑप्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर लगाया था। नहीं, उसमें असल में मैंने उसमें बोला था कि ओवरऑल हम लार्ज एक्सेस की बात करते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन में भी आपने एक मेथड पढ़ा होगा, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, ठीक है। तो वो सर अगर बेसिकली, सिर्फ हाँ जी जी, अगर सिर्फ एक्सेस हो तो फिर रिएक्शन रेट रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। हाँ हाँ अगर ठीक है सिर्फ एक्सेस में हो हाँ जी। तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर तो रिएक्टेंट आप कह रहे हैं अगर कोई सिर्फ एक एक्सेस लिखा हो, रिएक्टेंट, जी जी। हाँ एक रिएक्शन एक्सेस में हो और दूसरा जो है हम पावर 1 हो तो वैसे हम रिएक्शन बेटा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, देखें जब हम एक्सेस का वर्ड यूज कर लेते हैं ना, तो जी फिर उसके सर। लिए लार्ज या वेरी लार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, लार्ज या वेरी लार्ज एक्सेस या एक्सेस भी लिखा हो तो वो आपके पास सूडो कंसिडर होगा, ठीक है। ये भी सही बात सर, आपको मिल जाएगी, ठीक है। सही एक्सेस का थैंक यू। मतलब ये है कि एक्सेस मीन क्या है कि वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, ठीक है। यानी उसकी क्वांटिटी की वेरिएशन से और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो फिर हम उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इसका बस इतना सही मतलब है। जी सर। अच्छा बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हम यहाँ पर देखें, लास्ट में हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक एमसीक्यू शेयर करता हूँ, तो फिर हम आगे मूव कर देंगे। तो देखें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में अगर आपको केएसपी गिवन हो और आपसे वो सॉल्युबिलिटी पूछ रहे, किसी एक की पूछ रहे, दोनों की पूछ रहे, या जस्ट सॉल्युबिलिटी पूछ रहे, तो आप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो इसका के एस पी निकालना आना चाहिए आपको। के एस पी कैसे निकालेंगे? के एस पी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 4s पावर 3 होगा। इसके लिए क्या होगा? 4s पावर 3। उसकी रीजन क्या है? कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? आपके पास है 2a पॉजिटिव और b2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप कंसंट्रेशन निकालें तो बेटा 2s की पावर क्या होगी? 2, और यहाँ पर क्या होगी? s। सॉल्व करेंगे तो बेटा 4s पावर 2 होगा इंटू s होगा, तो ये हो जाएगा 4s पावर 3। 4s पावर 3 ये ASP आएगा, ठीक है। तो आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप डायरेक्टली भी इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। जी बेटा एहसान। सर आपने कहा कि जब हमारे पास 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे तो हम ये लगाएंगे कि Ks इक्वल टू 4s क्यूब। लेकिन सर हमारे पास जब एग्जांपल नंबर 6 है जो पीटीबी में, सर उन्होंने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जो है ना उसका फार्मूला उन्होंने निकाला हुआ डेंसिटी ओवर मोलर मास। उसके बाद वो उन्होंने नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद ये फार्मूला अप्लाई किया। सर वो एग्जांपल काइंडली आप समझा देंगे? किसी एग्जांपल की बात कर रहे हो आप? सर ये केएसपी जो केएसपी के टॉपिक में लिखी हुई है पीटीबी में 243 पेज पे एग्जांपल नंबर 6। अच्छा, सर ये तो भी उसमें एग्जांपल, इस एग्जांपल में सर पता नहीं उन्होंने हमें डेंसिटी दी हुई थी और मोलर मास दिया हुआ था और हमसे उन्होंने पूछा हुआ था कि हमने केएसपी बताना है।
तो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल उन्होंने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया, उन्होंने पता नहीं ये फार्मूला लगाया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर मोलर मास। ओके, मैं आपको वो भी एग्जांपल करवा दूंगा, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। उसमें सॉल्युबिलिटी निकालनी होती है पहले 100 ग्राम के अकॉर्डिंग, मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जांपल देखें बेटा, इसमें जस्ट आपने KSP का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। KSP इज इक्वल टू होता है 4s पावर 3, ठीक है बच्चे। अब आपने क्या निकालना है s, KSP आपको गिवन है। यहाँ पर बस मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखानी थी जिसके लिए ये जनरेट की गई। यहाँ पर देखें KSP की वैल्यू बेटा 3.2 10 raised power minus 8 is equal to क्या हो जाएगा 4s पावर 3, 4s पावर 3। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा बेटा 3.2 10 raised power minus 8 divided by 4 is equal to s पावर 3। तो क्या करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा जी, बताएंगे आप? शाबाश जी, आप में से कोई बता सकता है कि क्या इसका आंसर आएगा? शाबाश शाबाश, आप अनम्यूट कर सकते हैं। 2 into 10 की माइनस सर 2 into 10 की पावर -3। ओके ओके, इसको सॉल्व करने का मेथड देखें। सिंपल मेथड हम क्या करते हैं, जब भी बेटा इस तरह की टर्म्स आए तो आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएं कि 32 डिवाइडेड बाय 4 है, इट मींस कि 3.2 को 32 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, फिर ये पॉइंट को खत्म करेंगे, ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -8 डिवाइडेड बाय, नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। 10 नीचे क्यों आया है बेटा, क्योंकि मैंने 3.2 से उसको 32 कर लिया। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये 4 पे डिविजिबल हो जाएगा। जब 4 पे डिविजिबल होगा तो देख लेते हैं कितना हो गया 8, 10 रेज़ पावर -8 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 10, डिवाइडेड बाय कितना है 10। अब 10 को आप अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 8 into 10 रेज़ पावर -9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9। इसको बेटा आप सॉल्व कर रहे हैं, क्यों पावर बना रहे हैं, ये बन जाएगा 2 into 10 रेज़ पावर -3 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू s पावर 3। तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 into 10 रेज़ पावर -3 जो है ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये होगी यहाँ तक बात जी। बच्चे क्या पूछा आपने सवाल? नो सर, वो आंसर बता रही थी, सॉरी। ओके ठीक है, 2 into 10 raised power -3। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने अपने आप को थोड़ा सा रेडी रखना है। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा बेटा, Is it necessary to do cube root? yes definitely if the answer is present in 2 into 10 power -3 या whatever जो भी इसके अकॉर्डिंग होगा तो हमें फिर इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। मोमिना बेटा क्वेश्चन करें। सर एक क्वेश्चन था इस पिछले टॉपिक से, ले चार्टिंग प्रिंसिपल से। जी पूछें बेटा। इसमें ये है कि in a given system water and ice are in equilibrium, if the pressure is applied to the system then इसके ऑप्शंस दोबारा बोलें, स्टेटमेंट दोबारा बोलिएगा प्लीज। वाटर एंड आइस इक्विलिब्रियम में, वाटर इज इन इक्विलिब्रियम, वाटर एंड आइस, वाटर एंड आइस, ओके, एंड प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर इज अप्लाइड। तो वो ऑप्शंस है मोर आइस इज फॉर्म्ड और मोर आइस इज मेल्टेड। देखिए हमारे पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में और वाटर है आपके पास आइस की फॉर्म में, ठीक हो गया। अब आप ये कह रहे हैं अगर इस सिस्टम पे ये इक्विलिब्रियम पे है, आप इसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं जी। अच्छा देखिए अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इसका मैंने आपको बताया था, प्रेशर इंक्रीज का मतलब है कि कहाँ जाएगा, लोअर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मोल्स का कंसेप्ट नहीं है, दोनों के मोल सेम है। तो मोल्स क्योंकि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वॉल्यूम को, इट मींस जहां पर लोअर वॉल्यूम होगा वहां मूव करेगा, कहां मूव करेगा, लोअर वॉल्यूम। अब आइस और लिक्विड में किसका वॉल्यूम कम होता है जी, लिक्विड का, वाटर का, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। आइस में तो 9% एक्स्ट्रा स्पेसेस होती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो लोअर वॉल्यूम में ही जाएगा, यानी ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, यानी आइस मेल्ट होगी। ओके अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं बेटा। एक और एमसीक्यू चलो मैं शेयर करता हूँ, ली शर्टे प्रिंसिपल से रिलेटेड ही है, या हम ओवरऑल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। ये अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम वाले भी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा अब थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, एक एमसीक्यू और शेयर करता हूँ, कोई भी एग्जांपल बना दें।
a प्लस b c प्लस d जा रहे हैं या x y z पे जा रहा है जो भी है। सपोज किया कि हमारे पास है w प्लस x, ये दोनों मिलकर y प्लस z बना रहे हैं, ठीक है। अब इनके अंदर कोई ना कोई चेंज होगा। मोमिना बेटा मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, हैंड डाउन कर ले ताकि फिर वो मुझे कंफ्यूज ना हो। अच्छा w प्लस x है, दोनों मिल रहे हैं और y प्लस z बना रहे हैं। आप सपोज कर रहे हैं कि अंदर जी दोनों की कंसंट्रेशन दे दें और ये भी बता दें कि प्रोडक्ट कितना बना है। इसमें जस्ट आपने इतना याद रखना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास इसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन इसकी थी, 1 मोलर इसकी थी, ये 0 थे जब टाइम कितना था बेटा 0। तो जब कुछ टाइम पास आउट हो जाएगा तो मैंने सपोज कर लिया कि कितना बना आपके पास y और z जो है ये 0.8 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 0.8। तो इट मींस w कितना होगा 1 माइनस 0.8 और ये कितना होगा 1 माइनस 0.8। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसको अगर आप इसका केसी एक्सप्रेशन निकालें तो क्या बनेगा 0.8 into 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 1 माइनस 0.8। सॉल्व करने क्या बनेगा बेटा 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.2, उसका स्क्वायर बनेगा ये भी 0.2 ये भी 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा 0.8 ओवर 0.2, हाँ जी क्या आंसर आएगा 4 आएगा सर। 4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपने बस यहाँ ये गलती नहीं करनी, आपने इनमें से जो उसके रियल कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स होंगे उनमें से माइनस करना है जो प्रोडक्ट बन रहा होगा। अच्छा बाज़ दफा क्या करता है, बाज़ दफा आपको वहां पर रिटन फॉर्म में कहेगा एंड 0.8 y is formed, ये बता दिया। अब z के बारे में कोई बात नहीं की, z के बारे में कोई बात नहीं की तो आपने परेशान नहीं होना। इट मींस अगर तो y है इसके 0.8 बन रहे हैं, इसका 1 मोल है तो अंडरस्टूड है z भी जो है वो इसी के मोल्स के इक्वल होगा, यानी 0.8 ही होगा। समझ आ गई बात? तो इस तरह के क्वेश्चन भी है जी। एहसान बेटा सर ये हम इस पे ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट वाला, क्योंकि हमें पता है कि जो रिएक्टेंट अगर वो 1 कंसीडर करें और जो प्रोडक्ट 0.8 ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उस फार्मूले से सॉल्व करना है या फिर इस फार्मूले से? मतलब अगर मतलब ये जिसकी रिएक्टेंट में है वो 1 है इसकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट 0.8 हो गई है, तो हम इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते कि H इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट? तो वही लगाया बेटा, ये 0.8 हमने भाई इधर हमने माइनस भी तो कर देना रिएक्टेंट में 1 माइनस 0.8 हम खाली 1 देखें ना, जब टाइम स्पेंड होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा। ये उसने उसकी एक्चुअल वैल्यूज बताई थी जो इनिशियल वैल्यूज थी, तो फाइनल वैल्यूज उसने नहीं बताई। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें उसने आपको इनिशियल वैल्यू बता दी है तो फाइनल नहीं बताई, बच्चा वहां पर इनिशियल वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देता है जो कि गलत है। आपने फाइनल वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी है। जैसे अगर 0.8 बनाया तो डेफिनेटली इसमें से 0.8 मोल कम होंगे, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं पर 2 लगा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 लगा दें तो फिर क्या होता 1 माइनस 2 into 0.8। समझ आ रही बात जी? सुमैया कंदील आप बात क्वेश्चन करें। सर अभी आपने y की वैल्यू 0.8 और z का कहा है कि 1 मोल की वजह से भी 0.8 सर, लेकिन अगर 1 में से 0.8 माइनस करें तो 0.2 क्यों? 1 में से 0.8 माइनस करें, यस सर। जी तो फिर से z की वैल्यू 0.2 नहीं आनी चाहिए, तो सर टोटल 1 मोल है उसमें से 0.8 y के पास है और तो z के पास 0.2 ये नहीं, ऐसे नहीं है। आप ये तो मैंने जनरल एग्जांपल बनाई है ना, यहाँ पर 10 मोल ले लें आप या कोई भी मोल्स ले सकते हैं। मैंने जो इस एग्जांपल को थोड़ा सा जिसको सिंपलीफाई करना इजी हो वो मैंने यहाँ पर सपोज कर ली है। सपोज वैल्यूज हैं, दीज आर नॉट रियल वैल्यूज, ये जस्ट सपोज वैल्यूज हैं बेटा। इसमें जरूरी नहीं होता कि वो इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो सर आपने y की जो वैल्यू 0.8 ली है और फिर कहा है कि 1 मोल की वजह से z की वैल्यू भी 0.8 होगी, तो ये मैंने बात बोली बेटा कि अगर बाज़ दफा ऐसा होता है वो y की वैल्यू आपको बता देता है 0.8 है और z की नहीं बताई, तो फिर वो अंडरस्टूड होगी क्योंकि y के 1 मोल है तो z इक्वेशन के अंदर उसने लिख दिया है, इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है और वैल्यू नहीं बताई तो फिर z की वैल्यू भी वही होगी, ठीक है। मैं आपको जब प्रैक्टिस करूंगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। सर केसी का आंसर 16 नहीं आएगा यहाँ पे?
सर ये आपने पावर वाले तरीके से किया, अगर दूसरे तरीके से करें मतलब 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 ओवर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो 4 आ जाएगा ना। नहीं यही है। नहीं सर 16 आ रहा है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। आएगा। करते हैं जी। मोहम्मद ताहा नदीम क्वेश्चन करें बेटा। सर नहीं क्वेश्चन नहीं करना था, मैं ये कहने वाला था कि सर आपने पावर को काट दिया था, असल में करना ये था कि पावर को कॉमन लेना था, 4 होता था, फिर आंसर 16 हो जाना था सर। उस पावर मेथड से भी सही आते हैं सर आंसर। जी बिल्कुल सही है, वो बात ठीक है, वो जस्ट मैंने कैंसिलेशन कर रही थी, वो नहीं कर रही थी। अच्छा जी, अच्छा बच्चे आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है उसके कुछ फैक्टर्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं कि इनमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। उनमें जो सबसे पहला मेथड है वो आपके पास है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वो गैसियस फॉर्म में है तो उसका रेट जो है वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू लिक्विड और एज कंपेयर टू सॉलिड। तो गैस इससे ज्यादा और लिक्विड जो है वो सॉलिड से ज्यादा होगा, ठीक है। ये इनके लिए हम एक कॉमन ट्रेंड यूज करते हैं। सेकंड वन है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन मौजूद है बेटा। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि अगर आपके पास कोई आयनिक रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपके पास आयंस की फॉर्म में कोई रिएक्टेंट्स है, तो ये ओवरऑल अगर इनका रेट देखा जाए तो वो क्या होता है, फास्ट होता है एज कंपेयर टू दूसरे कौन से ले सकते हैं हम, रेडॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो नॉर्मली क्या होता है, फास्ट, और इनका जो है बेटा वो क्या होता है, नॉर्मली स्लो होता है। इसी में अगर मैं थोड़ी सी और एग्जांपल्स कोट करूं तो बेटा अगर आप फर्स्ट ए जो कि अल्कली मेटल्स हैं उनका कंपैरिजन कर लें किसके साथ, सेकंड ए के साथ। फर्स्ट ए का कंपैरिजन कर लें सेकंड ए के साथ और इनकी रिएक्टिविटी देखें तो फर्स्ट ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। फर्स्ट ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसी की आयनाइजेशन एनर्जी की, तो हम वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट पता हो। यानी अगर वो फॉर एग्जांपल यहां पर देखें फर्स्ट ग्रुप में है और सेकंड ग्रुप का कंपैरिजन किया जाए इन दोनों में, तो आयनाइजेशन एनर्जी लो किसकी होगी, वो आपके पास बेटा फर्स्ट ए की होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ए की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो। और इस तरह से अगर आयनाइजेशन एनर्जी पता है तो आप इसका कोई मेटालिक कैरेक्टर, जिसको मैंने एमसी लिखा, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। बोथ आयनाइजेशन एनर्जी एंड मेटालिक कैरेक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मैं कहूं 1A और सेकंड ए में से कौन ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, किसकी कम है, फर्स्ट ए की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो उसकी मेटालिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसको मैंने यहां पर लिखा। ये बेसिकली क्या बता रहा है इसकी, ये इसकी रिएक्टिविटी बता रहा है। और क्योंकि ये मेटल है तो रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर यहां पर इंडिकेट कर रहा है। ओके, इसी तरह से नेचर ऑफ रिएक्टेंट से आगे अगर आप देखें तो नेक्स्ट आता है आपके पास कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हमने एग्जांपल भी की थी सॉल्व, उसी को आज थोड़ा सा अगेन एक बार फिर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा यहीं पर। लेकिन अगर आप देखें नॉर्मल एयर है जिसके अंदर 21% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है, और इसकी जगह पर दूसरा अगर आप प्योर ऑक्सीजन यूज करते हैं जो कि 100% है, तो इन दोनों में अगर प्योर ऑक्सीजन है तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर एयर जिसमें 21% है तो उसमें जो रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली स्लो होगा। इसी के अंदर अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि रेट है, तो रेट की चेंज करने से अगर कंसंट्रेशन वेरी करता हूं तो रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास k है, ये x है और ये y है, फॉर एग्जांपल ये है। अगर मैं यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ x और y, कंसंट्रेशन ऑफ x और y दोनों को डबल कर देता हूं, यानी x को भी मैंने क्या कर दिया डबल और y को भी मैंने क्या कर दिया डबल, तो मुझे बताएं इसका रेट क्या होगा। तो इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा बेटा 2x और 2y हो जाएगा,
तो इट मींस वो भी क्या हो जाएगा आपके पास उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लाइक x की जगह पर 2x पुट करेंगे, y की जगह पर 2y पुट करेंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को चेंज करने से इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या हो जाता है? चेंज। इसी तरह से मैंने आपको एक और भी एग्जांपल शेयर की थी कि k है, x है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल y2 है, फॉर एग्जांपल ऐसे है। तो इस केस में अगर आप x को डबल करते हैं और y को भी क्या कर देते हैं? डबल, तो बताइए उसके रेट के अंदर क्या चेंज आएगा? तो बेटा अगर x डबल कर रहे हैं तो 2x होगा, y डबल कर रहे हैं तो 2y का स्केल लेंगे तो वो 4y हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल 8 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? 8 टाइम्स होगा। जी करें क्वेश्चन ताहा और फहद। तो कंसंट्रेशन की चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज होगा। हां जी बेटा। जी सर ये 1A और 11A क्या है सर? ये तो जी ये आपने इधर राइट किया रिएक्टिविटी के सामने सर, ऊपर सर। 1A ग्रुप बेटा मैंने बोला रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट A ग्रुप इज मोर एज कंपेयर ऑफ सेकंड A। ओके सेकंड, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी ताहा बच्चे आप क्वेश्चन करें काइंडली। अगर मैं आपको अनम्यूट करूं तो आप लोग जरा अपना माइक खुद ही ऑफ रखा करें। मुझे बार बार यहाँ पर ना लैपटॉप पे आना पड़ता है तो ये बड़ा इरिटेटिंग लगता है। तो मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, इसमें शरारत मत कीजिएगा, ठीक है? ये आपकी आसानी के लिए ताकि आप वहीं पर क्वेश्चन पूछें और ड्यूरिंग लेक्चर ही पूछ लें और आसानी हो जाए, ठीक है? सर ये मेटालिक करेक्टर को आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया फर्स्ट और सेकंड का। जी ताहा क्या बोला आपने? सर ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला रिपीट कर दें, इनका कंपैरिजन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ए ग्रुप की लो होती है, ठीक है? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान। अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है तो वो मोर मेटालिक होगा। जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं? इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, ठीक है? तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सर ये आप करवा क्या रहे हैं? जी कौन पूछ रहा है ये बेटा? सर हाँ जी सर ये जी बस एक एक अल्फाज बोल के आप फिर खामोश हो गए। सर जो आपने लास्ट में समझाया एक्स और वाई का जो स्क्वायर है सर, आपने कहा कि इनको डबल करने से 8 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है सर, वो कैसे? ये देखिए बेटा x की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं? 2x, ठीक है बेटा? y की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? 2y। 2y के ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है। मुझे बताइए क्या आएगा? 2x, यहां से 2 आएगा और 2 की पावर 2 क्या होगी? 4 तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? 8 टाइम्स। समझ आ गई? अच्छा जी चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके ये कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सरफेस एरिया के लिहाज से। अगर तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका भी रेट जो है वो ज्यादा होगा। जैसे आपकी बुक में इसने मेंशन किया हुआ है, अगर आप एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं और अगर आप एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं, मैंने लिखा एल्युमिनियम फॉइल या एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं, तो बेटा पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इसका रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन यूज करेंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका रेट भी फास्ट होगा। ठीक हो गया बेटा? तो ये आपके पास सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर इसी में बात कर लें तो ये आपके पास डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पार्टिकल साइज के ऊपर भी। ये बेसिकली वही चीज बन गई पार्टिकल साइज। जितना पार्टिकल साइज स्मॉल होगा, जितना पार्टिकल साइज स्मॉल होगा उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैंने एरो जो है वो डाउनवर्ड लगा दिया। स्मॉल साइज पार्टिकल्स होंगे उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर तो कोई रिएक्शन ऐसा है जो लाइट पे डिपेंडेंट है, लाइक फोटोसिंथेसिस है या कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, या आप सिंपल कह लें मीथेन की क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ऐसे रिएक्शंस जो है वो लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उन रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है लाइट पर। और ये इसके लिए बात कर रहा हूं मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। ये बात हो रही है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की किसके लिहाज से? बेटा जो आपके पास फोटो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये हर एक पे एप्लीकेबल नहीं है,
ये जस्ट ओनली फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन है। सर ये पार्टिकल के साइज के साथ क्या रिलेशन है? किसके साथ बेटा? बोले पार्टिकल साइज। बेटा बड़ा टाइम लगाते हैं, जल्दी बोला करें। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा बेटा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। पार्टिकल साइज छोटा होने का मतलब है कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका उतना ही ज्यादा रेट होगा। अच्छा जी, लास्ट इसमें फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को भी हम डिस्कस भी करते हैं। टेम्परेचर ज्यादा हो जी बेटा। Sir, isn't particle size and surface area the same thing? Yes, definitely both are the same things, because in case of a small particle size, the surface area is also increases. So you can say that both are the same. Next देखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर वाले केस में मैं एक एमसीक्यू आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है जी अगर आप इसको आप इन द फॉर्म ऑफ नोट याद कर लें, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल। इसको यहाँ पर नोट की फॉर्म में मैं मेंशन कर रहा हूँ और फिर इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी सीखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल if the change in temperature is, जैसे कहें for सर ये कोई बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहा है, वो स्क्रीन ऑफ हो जाता है ऐसे सर। काइंडली प्लीज जरा इन चीजों को अवॉइड करें, अदरवाइज फिर मुझे यहाँ से फिर वही बात मुझे आप सबको म्यूट करना पड़ेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा हमारे सेंटीग्रेड तो नहीं है, क्या बोला? 10 केल्विन लिखा हुआ है सर। ओके, वो डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा सर ये बराबर तो नहीं हो सकता। चेंज आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर तो टेम्परेचर चेंज आ रहा है तो कहता है अगर 10 का चेंज आएगा ओवरऑल तो वो डबल हो जाएगा जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसके लिए यहाँ पर देखें, इसके लिए जो मैं यहाँ पर ओवरऑल सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपने जो भी डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलता हूँ 10 के लिए तो आपने डबल याद रख लिया। अगर तो 60 केल्विन चेंज आ गया, कितने केल्विन चेंज आ गया? 60 केल्विन चेंज आ गया, तो बताएं उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हैवियर होगा। या अगर ऐसे करना है, मैं पूरी लिस्ट बना देता हूँ 20 केल्विन के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए, 50 के लिए और 60 के लिए। फॉर एग्जांपल हम इन जो हमारे पास 5 है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 20 के लिए कितना होगा? 30 के लिए, 40 के लिए, 50 के लिए और 60 के लिए। जी बता सकते हैं 20 के लिए कितना होगा? 20 के लिए 4 टाइम्स होगा सर, 30 के लिए 8 टाइम्स होगा सर, 40 के लिए 16 टाइम्स होगा सर। ओके, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या है जी आपके पास? बेसिकली जो रेट है वो 2 की पावर n होगा। 2 की पावर रेट जो है वो क्या होगा? 2 की पावर n। और n यहाँ पर क्या चीज होगा? n होगा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम। क्या है n? क्या चीज है? चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम। आप ये याद रख लें, जैसे यहाँ देखें मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आया? 2। तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, यही कि कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। इसी तरह से चेंज टेम्परेचर कितना आया है? 30, यहाँ पर लिखें 30 डिवाइडेड बाय 10, आज कितना आया? 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से अगर 40 है तो 40 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 4, 2 की पावर 4 होगा। 2 की पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 16 हो जाएगा। और अगर इसी तरह से 50 है तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 32। एंड अगर 6 होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 64। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हर साल ये एमसीक्यू आता है। ठीक है।
तो आपने याद रखना है, वो आपको टेम्परेचर रेंज वेरी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट जो है वो यही रहेगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह से मल्टीपल एमसीक्यूज यहाँ पर जनरेट हो सकती हैं कि अगर 40 हो, 60 हो, 20 हो, व्हाटएवर जो भी है, तो आपने याद रखना है। ठीक है। सर अगर केल्विन की बजाय डिग्री सेल्सियस अभी हम यही वैल्यूज डालेंगे। ओवरऑल हाँ जी यही रहेगा, ओवरऑल यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। What is MC? क्या बेटा बोला आपने? MC. What is MC? मेटेलिक कैरेक्टर मैंने बोला था। MC मीन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है। IE मीन आयनाइजेशन एनर्जी। ओके बेटा। Sir, if next time you can just write the full form of each thing, I think it'll help everybody understand, because sometimes we miss something that you say and then it's like IE, then we don't even understand. Because MC could, like, I thought it was molar concentration. ठीक है बेटा, ठीक है। मोस्टली ये कॉमन नोटेशन हम एंटी टेस्ट के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो बार बार बोलते भी हैं, तो बच्चों को बता भी देते हैं। IE मैंने बोला भी था, MC मेटालिक कैरेक्टर है, तो बाय द वे मैं इसको कोशिश करूंगा पूरा लिख दूं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सर एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर रेट ऑफ रिएक्शन और फेज एनर्जी का क्या रिलेशन है? किसका? सर रेट ऑफ रिएक्शन एंड फेज एनर्जी ऑफ सर रेट ऑफ रिएक्शन एंड एनर्जी ऑफ फेज। एनर्जी ऑफ सर फेज एनर्जी या फेज ऑफ एनर्जी ऑफ फेज। मुझे आपकी बात वर्ड समझ नहीं आ रहा। सर रेट ऑफ रिएक्शन और फेज एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ फेज, ये किड्स पे एमसीक्यूज था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने पूछा था कि इसका डायरेक्ट रिलेशन ही होगा या फिर इनवर्स होगा। एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेशन है उसका, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट का है, लेकिन जो आप वर्ड बोल रहे हैं बेटा, मुझे इसका वर्ड नहीं समझ आ रहा कि वो क्या वर्ड है जो आप बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का। फेज एनर्जी बोल रही हूँ, PHASE फेज। फेज एनर्जी के साथ इसका रेट का डायरेक्टली रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट चले जरा बेटा। हमारे पास अब यहाँ पर टेम्परेचर के इफेक्ट के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा टॉपिक है कि आप डिटर्मिनेशन किस तरह से कर सकते हैं। सब वो पॉइंट क्लियर करते हैं सर, वो पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर वो पॉइंट तो क्लियर करते हैं जो हमने पूछा कि फेज एनर्जी का क्या, फेज एनर्जी क्या है? फेज एनर्जी, हाँ जी, उसका क्या रिलेशन है उसके साथ? बेटा जैसे अभी मैं एक्टिवेशन एनर्जी जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं रिलेशन के साथ इसको प्रूव कर दूंगा, वहीं से इसको निकालेंगे, ड्राइव करेंगे, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो उसको हम इंशाल्लाह एक्टिवेशन एनर्जी के साथ मैं आपको उसको गाइड कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। सर नहीं एक्चुअली ना ये LMS में ना मैंने जो लेक्चर लिया था उस पे ऐसे था, फेज एनर्जी को उन्होंने ना सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ रिलेट किया हुआ था, तो आपने ये पॉइंट पहले ही बता दिया। गैस की फेज एनर्जी तो रेट उसमें सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद लिक्विड में कम होगा और सॉलिड में उन सबसे कम होगा रेट। ओके ठीक है। असल में मुझे आपका ये पॉइंट ही नहीं समझ आ रहा था कि एनर्जी कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर का रिलेशन है टेम्परेचर का, वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ है। अब फेज एनर्जी में बेसिकली वो फिर इसका जो फेज है, फिजिकल स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग वो पहला पॉइंट ही मेंशन किया हुआ था कि वो फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। ठीक है, और जो टेम्परेचर का रेट के साथ ये एक्टिवेशन एनर्जी के साथ है, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे कि K = AE⁻⁻ होता है, तो क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, क्या वेरिएशन होगी, वो इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस मैं यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ही मेंशन कर रहा हूँ। इसमें दो मेथड्स हैं बेटा, एक आपके पास केमिकल मेथड है और दूसरा आपके पास बेटा फिजिकल मेथड है। दो मेथड है, केमिकल और फिजिकल मेथड। अब इसमें जो केमिकल मेथड है, इसमें हम टाइट्रेशन मेथड को यूज करते हैं। कौन सा मेथड को जी? टाइट्रेशन। और इसमें आपने जो चीजें याद रखनी है, मैं जस्ट वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने इसको ओवरऑल पूरा जो टाइट्रेशन मेथड है जिसमें केमिकल चेंज होगा, इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर CH3 है, COO C2H5 है। ठीक है, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर
यहाँ पर बनेगा जी एसिटिक एसिड बेटा और एथानॉल, ठीक है। अब अगर तो मैं चेंज इन कंसंट्रेशन देखना चाह रहा हूँ एस्टर की, कि एस्टर की कंसंट्रेशन के अंदर कितना चेंज आया, या मैं देखना चाह रहा हूँ कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, तो इन दोनों को मैं चेक कर सकता हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं चेंज इन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करूंगा और उसको प्लॉट कर लूंगा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ग्राफ मिल जाएगा। अब दो तरह के ग्राफ होते हैं बेटा, एक विद रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, एक विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है। ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रिएक्टेंट्स के लिहाज से, और वेरी नेक्स्ट जो है वो आपके पास किसके लिहाज से है, प्रोडक्ट के लिहाज से। कहता है जब भी आप इसका चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पर मैं डेल्टा सी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा सी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तो बच्चे मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करूं तो क्या होगा, मेरे पास किस तरह का ग्राफ आएगा, क्या अपवर्ड ग्राफ आएगा या फॉलिंग कर्व होगी, किस तरह की कर्व होगी, ये आपको मैंने पहले भी बताया था बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट्स जो है उसमें उनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की जो है वो कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो उसके लिए मेरे पास राइजिंग कर्व आएगा, अगर मैं रिएक्टेंट्स की बात करूं तो उसके लिए मेरे पास फॉलिंग कर्व आएगी। तो इस तरह से एमसीक्यू पूछ सकता है कि अगर आपके पास वो कह दे कि ये जो ग्राफ है which one is the correct graph for the decomposition of या हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, तो बेटा वो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगी। अगर आपसे पूछ ले फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड तो बेटा प्रोडक्ट होगा, तो ये वाली कर्व होगी। अब हम क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ titrations. सर ये रिपीट Is this in general for titrations? So both the graphs that you showed, is that these are not titration graphs, right? These are the concentration and time graph, ठीक है। Okay. अब देखिए हम क्या करेंगे, जो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एस्टर लिख रहे हैं बेटा, कि एस्टर के अंदर जो कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज आया है वो बेसिकली क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बेटा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ देखें तो जो फॉलिंग कर्व आ रही है वो प्रोडक्ट के लिए है, और जो राइजिंग कर्व आ रही है वो किसके लिए है, आपके पास प्रोडक्ट के लिए। आपने इतना यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो टाइट्रेशन की बात करें, तो हमारे पास जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर की तो एसिटिक एसिड बनता है, क्या बनता है, एसिटिक एसिड। अब बेटा एसिटिक एसिड है तो हम टाइट्रेशन में क्या करते हैं, एसिटिक एसिड जो है आपके पास है CH3COOH, जो एसिटिक एसिड बना, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे और साथ में इंडिकेटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर। और वो इंडिकेटर कौन सा होगा, फिनोल फिथैलीन, ठीक हो गया, फिनोल फिथैलीन इंडिकेटर यूज करेंगे। और एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेशन के मेथड के थ्रू हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना चेंज आया। मींस यहां से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं किसका, एसिटिक एसिड का और टाइम का। यहां पर क्या होगा आपके पास, एसिटिक एसिड C3COOH, ठीक है बेटा। क्योंकि हम इसको चेक करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस यूजिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, वहां पर हमें आइडिया मिल जाएगा कि इसका एंड पॉइंट क्या आ रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आ रही है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो एक राइजिंग कर्व आएगा। अब अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं तो यहां से आप टेंजेंट ड्रा करेंगे और वहां से आप स्लोप, ये टेंजेंट से क्या निकालेंगे आप, स्लोप, और स्लोप क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। बेसिकली ये स्लोप ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका रेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मैं अपनी बातों को एक बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि हाँ जी बेटा। सर हमें टाइट्रेशन के स्टेप्स और टाइट्रेशन कर्व आना चाहिए। नो, जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, Both titration graphs look different. क्या बेटा, Titration, as far as I remember, titration graphs were they look pretty different than this. नहीं बेटा, टाइट्रेशन में क्या करते हैं आप सर, वो उसकी बात कर रहा है सर, वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड या वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड फॉर न्यूट्रलाइजेशन, वो उसके ग्राफ की बात कर रहा है सर, इसलिए वो डिफरेंट है, ये अलग ग्राफ। और उसमें तो जस्ट बेटा आप जो टाइट्रेशन मेथड करते हैं उसमें जस्ट आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलैरिटी निकाली, अमाउंट पर डीएम, आपने उन चक्रों में नहीं पढ़ना बेटा। ये एमडी कैट के अंदर जस्ट आपको राइजिंग कर्व, फॉलिंग कर्व
अभी मैं एक और एमसीक्यू यहाँ पर बना दूंगा, बस एक दो बातें ही हैं। आपसे टाइट्रेशन के बारे में किसी ने नहीं पूछना कि टाइट्रेशन आप किस तरह से कर रहे हैं, जैसे आपने भी क्वेश्चन किया कि इसके मेथड्स कौन से होंगे, बेटा इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा देखें, अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ेगा आप इंटरनेट पे टाइट्रेशन देखें, वेरी सिंपल है, एसिड है, बेस है, फिनोफ्थलीन है, क्या कलर होगा, एंड पॉइंट क्या होगा, व्हाटएवर जो भी है सारे वहां देख लीजिए। मैं समराइज कर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ग्राफ याद करने हैं किसके लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के। अभी तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, वेट करें जरा, शाबाश। अच्छा देखिए, टाइट्रेशन मेथड यूज होता है, यानी ये केमिकल मेथड है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल मेथड यूज करते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रेट। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा? टाइट्रेशन मेथड, इसको टाइट्रीमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल कौन सी है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, जिससे एसिटिक एसिड और एथेनॉल बन रहा है। अगर बेटा इस केस के अंदर वो आपसे एस्टर के बारे में पूछता है तो आपने फॉलिंग कर्व बनानी है, अगर आपसे एसिटिक एसिड के बारे में पूछता है तो आपने राइजिंग कर्व बनानी है। सेकंड बात ये, आप इसमें जस्ट इतना याद रखें कि एसिटिक एसिड को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट करते हैं, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज होता है। ग्राफ इस तरह का आएगा, इसमें टेंजेंट ड्रा करेंगे तो स्लोप मिलेगा। स्लोप बेसिकली किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो उसकी y एक्सिस वाली वैल्यू और x एक्सिस वाली वैल्यू होती है। बच्चे इसकी स्लोप की y जो एक्सिस है उस पे कौन सी वैल्यू है? कंसंट्रेशन है, और x एक्सिस पे क्या है? टाइम है। तो डेल्टा c ओवर डेल्टा t ये बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो ये इसका रेट होगा। तो आप इस तरह से ग्राफ से चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम निकाल लेंगे तो आपको उसका रेट मिल जाएगा। ये एक केमिकल मेथड के थ्रू हम करते हैं। Sir, I have a question. जी बेटा। Experiment wise, we're always supposed to use phenolphthalein. नहीं बेटा, और भी इंडिकेटर्स यूज हो सकते हैं, लाइक मिथाइल ऑरेंज है एंड सो ऑन, और भी इंडिकेटर्स यूज होते हैं, जरूरी नहीं कि सर ये हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ग्राफ कैसे बनाया, उसकी टाइट्रेशन कैसे पॉसिबल होगी? वो तो एस्टर है। टाइट्रेशन उसकी नहीं, मैं जस्ट एक ग्राफ की बात कर रहा हूं कि कंसंट्रेशन के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है विद द पैरेलल टाइम। और जो हमारे पास टाइट्रेशन है वो एसिडिक एसिड की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूजिंग इंडिकेटर है, बस। अच्छा जी, अब अगर आप बात करते हैं इनके फिजिकल मेथड्स की, तो फिजिकल मेथड्स में आप देखिएगा, जस्ट आपने वहां पर ये याद रखना है कि कौन सा फिजिकल मेथड है, उसके लिए क्या चीज यूज होती है। बस आपसे बेटा कोई ये नहीं पूछेगा कि आप करके बताएं कि किस तरह से वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, किस तरह से आयन में चेंज आ रहा है, इन चीजों के चक्रों में आप नहीं पढ़ेंगे। जस्ट इसमें आप इन मेथड्स के नाम याद करेंगे। फिजिकल जो मेथड है उनमें आपके पास स्पेक्ट्रोमेट्री है, इसमें क्या आपके पास स्पेक्ट्रोमेट्री है, और आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड है। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ। ओके जी बेटा, ये कुछ लोग जो है ना वो घर की स्टोरीज यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छा शेयर करते हैं, तो बाकियों को डिस्टर्ब करने के लिए वो आप सबने सुन ली है। तो अल्लाह करे कि इनके घर में जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, ताकि हम लोग जो है वो ठीक से पढ़ सकें। स्पेक्ट्रोमेट्री है बेटा, सेकंड है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड है, थर्ड आप यहाँ पर डायनेटोमेट्री है आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेथड है, और लास्ट आपके पास है ऑप्टिकल एक्टिव मेथड, ठीक है। अब बेटा इनमें जो आपने याद रखना है वो सिर्फ इतना है कि आप स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर एब्जॉर्प्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन किसकी? यूवी की, विजिबल में और आईआर, यानी ये रेडिएशंस कोई भी जो आपके पास सैंपल है उसकी एब्जॉर्प्शन की बेस पर आप बता सकते हैं कि उसकी चेंज इन कंसंट्रेशन के अंदर कितना ओवरऑल चेंज आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड है तो आप इसमें देखेंगे कि आपके सॉल्यूशन में कितने आयंस मौजूद हैं, उन आयंस की बेस पर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। अगर आयंस ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इट मींस चेंज इन कंसंट्रेशन भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। डायनेटोमेट्री की बात करते हैं तो इस केस में आप जस्ट किसको देखेंगे? वॉल्यूम को देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप
कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n को, और ऑप्टिकल एक्टिव जो हमारे कंपाउंड्स हैं इनमें आपने देखना होता है कायरल कार्बन। अच्छा, कायरल कार्बन क्या चीज होती है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। कायरल कार्बन वो कार्बन है जिसमें एक कार्बन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, जैसे अमीनो एसिड है तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें R है, इसमें H है और इसमें NH2 है। तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पर R जो है वो H ना हो तो ये अमीनो एसिड जो है वो सारे आपके पास कायरल कार्बन होते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये भी कायरल कार्बन होते हैं बेटा। आपने अल्फा डी ग्लूकोज भी पढ़ा, और बीटा जो आपके पास है डेक्स्ट्रो और लीवो 2 होते हैं। इसमें अगर तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसके अकॉर्डिंग आप इनको ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेस पर जज कर सकते हैं। तो ये इनके कुछ फिजिकल मेथड्स थे। जी बेटा फहद फारूक बेटा क्वेश्चन करें। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने क्या बताया? जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं हम स्नेल्स लॉ के थ्रू। तो वहां अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लें तो आपको चेंज इन कंसंट्रेशन से आइडिया हो जाएगा कि इसमें ओवरऑल कितना चेंज आया, और अगर चेंज इन कंसंट्रेशन हो जाएगा तो टाइम के साथ रिलेट करके आप उसका रेट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जी एहसान भट्ट बोलिए। सर जो चेंज इन मास है वो भी एक मेथड नहीं है फिजिकल? चेंज इन मास, मास किस लिहाज से? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अगर फर्स्ट से कोई गैस बन रही है जी तो मास आपके पास इतना कम होता जाएगा ना उसके अंदर इनिशियल उसके जो आप करो उसके हिसाब से। अगर गैस की एवोल्यूशन हो उसके लिहाज से कह रहे हैं आप? जी। लेकिन हम मैथ्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, मैथ्स कैलकुलेशन के लिए तो नहीं है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास इनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, डिफरेंट हमारे पास मीटर यूज होते हैं, लाइक स्पेक्ट्रोमीटर यूज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए भी कंडक्टोमीटर यूज हो रहा होता है। तो इनके लिए डेफिनेट हमारे पास पैरामीटर्स हैं। सर उसमें भी इंस्ट्रूमेंट्स वैसे है, टॉप एंड बैलेंस अगर आप इस्तेमाल करें, इनिशियल आप मैथ्स ले लें और टाइम इंटरवल्स के साथ फिर आप मैथ्स उसका लेते रहें तो वो चेंज आपको पास आता रहेगा। ठीक है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, मैथ्स के थ्रू भी हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी जिसका फिजिकल चेंज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वो मेथड यहाँ पर आप इजीली मेंशन कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी। सर ये सर जो फिजिकल मेथड से पहले जो हमें जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है पीटीबी में वो नहीं ना करना जिसमें लिखा हुआ है केमिकल मेथड टू डिटरमाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द, आप जस्ट उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और सर ये वो एग्जांपल भी करवा दीजिएगा जो मैंने आपको कहा था। एक मिनट मुझे जरा थोड़ा सा टॉपिक कवर करने दो, फिर मैं आपको एक वो भी बातें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, हमारे पास टाइम थोड़ा सा बेटा कम है, तो क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको थोड़ा सा स्लो ही पढ़ाऊं, और फिर भी बार बार आप लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो यही कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बेटा मेरे लिए स्लो पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन एट द एंड आपको वो एक बोझ आखिर में आएगा जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसलिए कोशिश किया करें। आप देखें चीज़ों का किस तरह से हम लोग मिस यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ही इस माइक को ऑन किया, लेकिन अगेन वही अजीब बेहुदा सी हरकत, तो जिससे आप लोगों के लिए ही रिस्ट्रिक्शन लगती है। तो अगर मैं आप लोगों बच्चों का हर एक जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको ऑन करता हूँ, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करें, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं माइक ऑफ रखूंगा, आप क्वेश्चन करेंगे तो आखिर पे 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी, तो टॉपिक तो फिर इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन मेरी जो पहली कोशिश है वो ये कि आप सब लोग सेटिस्फाइड हो, आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो समझ आए और आपके फायदे के लिए हो। और यहाँ पर काइंडली इस नीयत के साथ बैठा करें कि आपने सीखना है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ज़्यादा गेन करेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो वही बात यहाँ पर आई है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली अगर आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले बेटा मैंने आपको बताया था जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो क्या होता है आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेटा जो स्लो स्टेप होता है, जो क्या होता है स्लो स्टेप होता है, वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। याद रखिएगा, जो आपके पास स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। आपको याद होगा, आप एक बहुत कॉमन रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं, CH3 है, CH3 है,
CH3 है आपके पास, ठीक हो गया, और यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो पहले आप इसको किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ये बनेगा, आपके पास कार्बन का टाइम बन जाएगा CH3 है, CH3 है और CH3 है, साथ में नाइट्रोजन, ओके। और ये आपके पास एक स्लो रिएक्शन होगा, स्लो स्टेप होगा। वेरी नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो SN1 रिएक्शन के अंदर सेकंड ईयर में, तो बेटा इस पर फिर आगे से और पीछे से, यानी दोनों साइड्स पर इनवेरियन और रिटेंशन बेस पर फ्रंट और बैक साइड दोनों से अटैक हो सकता है, और ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा फास्ट होता है और प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आप इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेटा आप देखते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां से आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो वो कहां से निकलता है? हमेशा स्लो स्टेप से। तो ये फास्ट है, ये स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आप लिख लें। रेट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? K इनटू ये आपके पास पूरा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा। तो मैं इसको जस्ट क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? अल्काइल हैलाइड। तो बेटा अब इसका जो रेट का एक्सप्रेशन निकाला तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि 1 मौजूद है तो ये 1 होगा। इसी तरह से अगर ये SN2 रिएक्शन की मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 है, CH2 है, Cl आपके पास आ गया और इसका रिएक्शन करवाया जाए तो ये आपके पास ओवरऑल इसमें साथ में अटैक करेगा कौन? जी आपके पास कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। मैं यहाँ पर NU लिख देता हूँ, इट मींस कोई भी हो सकता है। तो आपके पास इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा वो क्या लिखा जाएगा? K अल्काइल हैलाइड इनटू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये दोनों इसके अंदर मौजूद होंगे। तो अब इसका अगर आप ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेट का एक्सप्रेशन बता रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइमॉलिक्यूलर, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर, SN1 एंड SN2, ठीक है। तो ये बेस करता है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक हो गया। तो आपने ये याद रखना है कि स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, तो मैंने आपको डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताए थे। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फ्रैक्शनल में है, नेगेटिव है, या ओवरऑल जो हमने बताए थे। तो बेटा अगर तो किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर होगा, थर्ड तीसरे पे डिपेंड कर रहा है तो थर्ड ऑर्डर होगा, या रेट ला एक्सप्रेशन में जो उनके एक्सपोनेंट्स का सम होगा वो उसका बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होगा, ठीक है। या रेट ला एक्सप्रेशन में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इनके कुछ यूनिट्स हैं, उनके लिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सिंपली यूनिट्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा हूँ, मोल पर डीएम क्यूब की पावर 1 माइनस n इनटू पर सेकंड। आप ये एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे जिससे आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के यूनिट्स को इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है, तो इसके लिए क्या यूनिट्स होंगे? मैंने आपको सिंपली बताया, मोल पर डीएम क्यूब की पावर 1 माइनस, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 इनटू पर सेकंड। सॉल्व कर लें आप इसको, सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा बेटा? पर सेकंड बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बेटा, इसमें n की वैल्यू है 2, सेकंड ऑर्डर है, मोल पर डीएम क्यूब की पावर 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 2 है, तो सॉल्व करने क्या बनेगा? मोल पर डीएम क्यूब इसकी पावर -1 इनटू पर सेकंड, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके क्या बनेगा? मोल -1 डीएम क्यूब प्लस 3, डीएम क्यूब प्लस 3। थर्ड ऑर्डर में देखिए n की वैल्यू है 3, मोल पर डीएम क्यूब की पावर 1 माइनस 3 इनटू पर सेकंड, तो जवाब क्या आएगा? मोल -2 डीएम क्यूब प्लस 6
पर सेकंड होगा। और इसी तरह से अगर तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा मोल पर dm क्यूब 1 माइनस 0 इनटू पर सेकंड, तो ये बन जाएगा मोल पर dm क्यूब पर सेकंड। ठीक हो गया बेटा। इसमें अब एक एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू देखिएगा, इसी में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय द वे तमाम ये जो आपके पास यूनिट्स हैं ये सारे के सारे जो है वो एक ही एमसीक्यू अपने अंदर रखते हैं। तो यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या जिसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं इज इक्वल टू डैश यानी किसके इक्वल होगा, किसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो इसमें अल्फा ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर, बीटा आ गया सेकंड ऑर्डर, चार्ली आ गया थर्ड ऑर्डर, डेल्टा आ गया जीरो ऑर्डर। तो बेटा सबसे पहले आपको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के यूनिट्स पता हो, फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि वो किससे मैच कर रहा होगा। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, जो रेट के इक्वेशन यूनिट्स होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं आपके पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो ये किसके यूनिट्स हैं, मैंने यहाँ पर सबके लिए कैलकुलेट किया, तो इट मींस ये किसके लिए यूनिट्स होंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी यही यूनिट होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास वो आपको कोई रेट ला एक्सप्रेशन भी दे सकता है और उसमें से भी आपको कहे कि इसके यूनिट्स क्या होंगे, ओवरऑल आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको निकाल लेंगे। जी आमना बेटा क्वेश्चन करें। सर फ्रैक्शनल जो ऑर्डर होते हैं उनके उनके यूनिट्स लिए बता नहीं दो। निकल- जी उनके लिए नहीं निकल सकता, या आप n की वैल्यू वहां पर वही पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे ओवरऑल पीएमसी के अंदर सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड और जीरो के लिए ही किया हुआ है। ठीक है। बाय द वे अगर आप फ्रैक्शनल वाला पुट करना चाहते हैं तो n ही है ना, n को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसकी कोई एग्जांपल एज सच ना पास पेपर्स के अंदर है ना ओवरऑल पीएमसी के अंदर डिस्कशन हुई है उसकी। ठीक है। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, n की जगह पर पुट कर दें तो कैलकुलेट हो जाएगा। जी आसान बेटा करें क्वेश्चन। सर ये जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के जो यूनिट होगा वो फर्स्ट ऑर्डर से मिलता जो किससे सेम होगा या फिर उसका कुछ और होगा? इसका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट है वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा ना, यूनिट्स उसके फर्स्ट ऑर्डर वाले होंगे। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी में अगर आप देखें मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करवाए, इसी में आपके साथ ही एक टॉपिक है छोटा सा जो कि है हाफ लाइफ। ठीक है। इसको जरा गौर से सुन लें तो फिर इसी के बाद टाइम हमारे पास कम है बेटा, तो मुझे आप सिर्फ 2-3 मिनट दे दें तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें हाफ लाइफ, जिसमें बेटा 50% आपके रिएक्टेंट्स जो है 50% आपके रिएक्टेंट्स जो है बेटा वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए जितना टाइम रिक्वायर होगा वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 50% रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। इसके लिए जो फार्मूला है वो है P ऑफ into n is inversely proportional to a की पावर n - 1। और इसमें भी एक छोटा सा टेबल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपने हर एक जो टेबल के अंदर पॉइंट है वो एक एमसीक्यू है। ठीक है। जैसे यहाँ पर टेबल अगर ड्रा कर ले, t हाफ ले ले और n की वैल्यू ले ले या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले ले। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है या जीरो हो सकता है। ठीक है। तो मैं इसी के आगे मेंशन करता हूं बात का, लेकिन अभी इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर आपके पास रिएक्शंस है। इनमें जो हाफ लाइफ की वैल्यू है वो है 0.697 ओवर k। ये आपने याद रखनी है 0.697 ओवर k, ये वैल्यू आपने जुबानी याद रखनी है। सेकंड ऑर्डर के लिए 1 ओवर k है, थर्ड ऑर्डर के लिए 1.5 ओवर k a स्क्वायर है और जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास है a ओवर 2k। ये तमाम वैल्यूज आप याद रखेंगे, ये तमाम वैल्यूज आप याद रखेंगे। अब ये वैल्यूज क्या बता रही हैं, ये वैल्यूज ये बता रही है कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसकी जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि इंडिपेंडेंट होगा किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन।
इस केस में क्या रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। और थर्ड ऑर्डर में क्या होगा? देखें जी, मैं पूरा लिख देता हूं इसके लिए ताकि ऊपर वाले के साथ आप उसको मिक्स मत करें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप हाफ लाइफ को देखना चाहें किसके साथ? इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, तो वो डायरेक्टली रिलेट करेगा। क्या रिलेट करेगा? डायरेक्टली रिलेट करेगा। इसके लिए एक जो शॉर्ट ट्रिक है कि डिके टाइम जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा? डिके टाइम वो इक्वल होगा हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ इसके अंदर मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ 3 to 4 MCQ शेयर करूंगा विद रिस्पेक्ट ऑफ डिके और हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग। अभी आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिएगा, बाकी इंशाल्लाह इसकी जो प्रैक्टिस है वो कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू सर करेंगे। ये इक्वेशन में ए किसने स्टैंड करते हैं सर? इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा ए। अच्छा, और सर ये जीरो ऑर्डर के आगे आपने क्या लिखा है? ए ओवर 2k। नहीं सर, उसके आगे डायरेक्टली देखें ना, ए के साथ क्या रिलेशन है इसका? डायरेक्ट। इसके साथ इनवर्स स्क्वायर के साथ इसके जस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्स होगा, और इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके इफ्रा बेटा जी करें क्वेश्चन आप। Could you repeat what you've written next to the second in the table? What does it say? Could you repeat what you've written next to the second 1 over Ka? 1 over Ka. Okay, 1 over Ka means the order of reaction is second order, so the half life is just inversely proportional to the initial concentration. A basically represent the initial concentration, so if you have a second order reaction, then the change in initial concentration is just only the inverse relation. Okay, just inverse relation होगा। लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर है तो वो इनवर्स रिलेशन के साथ क्या होगा? उसका स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, और अगर जीरो ऑर्डर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। जी बेटा। Okay, thank you. आमना बेटा करें क्वेश्चन। सर मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे पूछा था, आपने कहा था कि मंडे को बताऊंगा, तो बता दें कि जो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और सेकंड का क्यों नहीं करता? सेकंड जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट क्यों होता है? फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन रिपीट करें। फर्स्ट ऑर्डर सर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन सेकंड ऑर्डर का नहीं करता, इसकी रीजन बता दें। क्योंकि अच्छा ये वाली बात करें आप, इसके अकॉर्डिंग बात करें, फर्स्ट ऑर्डर का टेम्परेचर डिपेंडेंट है और जो रिमेनिंग है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे बोला। क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर है वो जस्ट एक ही रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। तो जो चेंज इन टेम्परेचर के साथ चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो 1 के लिए प्रेडिक्टेबल है, 2 और 3 के लिए प्रेडिक्टेबल नहीं होता। जी साथ जीरो को करेगा क्या बेटा? सर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड, जीरो ऑर्डर पे नहीं करेगा? नहीं, बाकी कोई भी नहीं करेगा उसमें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। जीरो तो इंडिपेंडेंट होगा, वो जस्ट फोटो लाइट वगैरह पे डिपेंड करेगा। ओके जी बेटा। सर के इसमें कांस्टेंट है? के हाँ जी, के कांस्टेंट है बेटा। जी शीजा बेटा आप क्वेश्चन करें। सर जो आपने फिजिकल मेथड पढ़ाया है ये सब डायरेक्ट रिलेशन है केमिकल रिएक्शन के साथ? जी जी, बस आपने इसमें ये याद रखना है बेटा कि किस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मेथड है तो एन देखेंगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो आयंस देखेंगे, डायलेटोमेट्री है तो वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रोमेट्री है तो एब्जॉर्प्शन। बस इतना आपने याद रखना है। जी साथ वसीम बेटा बोले। थैंक यू सर। पीछे आपने जो एमसीक्यू लिखे हैं हल्का सा साइड पे ना, उसके ऊपर ना मैंने एक सवाल पूछा था आपसे।
मैंने कहा इसके मैं 3 से 4 एमसीक्यू कल करवाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस नहीं जो आपने आपके बोर्ड के बॉटम लेफ्ट पे जो एमसीक्यू लिखा हुआ है, बॉटम लेफ्ट में जी, हाँ जी, हाँ, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो वो उसके वेरी नहीं करते स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट्स? कैसे वेरी करते हैं बेटा? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वो होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, तो वो रेट इज इक्वल टू अच्छा जी, ठीक है, सही हो गया, ओके थैंक यू। इफ्रा बेटा क्वेश्चन करें, शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन कीजिएगा। Oh, sorry, there wasn't a question. I forgot to put my hand down. Okay, thank you so much. Okay, see you tomorrow inshallah. Till then, Allah Hafiz, assalamu alaikum.